हेलो भाई, दिस इज संजीव। एग्जाम रथी के मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स में आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम पहली टॉपिक पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम पहली संख्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। हम प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी अक्षर के एन से दिखाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अब दूसरी संख्या पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, समुच्चय मतलब समूह में, कलेक्शन में हम जीरो सम्मिलित कर लें तो जो पूरी संख्याओं का समूह आएगा उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आगे भी ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी भाषा के W अक्षर से दिखाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। यहां से स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। 0 इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, यही 0 भर ही प्राकृत संख्या नहीं है। अब बाकी सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 0 इसके पास एक ऐसा नंबर है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। अब आते हैं पूर्णांक पे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं और सभी प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों, इन तीनों तरीके की संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक अंग्रेजी अक्षर के आई या जेड से दिखाया जाता है। आई का मतलब इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और जेड जर्मन वर्ड के जेहलिन से आया है। सबसे छोटा पूर्णांक ऋणात्मक अनंत होता है। यहां अनंत या इन्फिनिटी हम दो तरीके से देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा पूर्णांक ऋणात्मक अनंत और सबसे बड़ा पूर्णांक धनात्मक अनंत होगा। यहां से हम यह भी देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर हैं। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब पूर्णांकों में भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। यहां हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 यही प्राकृतिक संख्याएं थी, तो सभी जितने धनात्मक पूर्णांक हैं वो कुछ और नहीं, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। शून्य पूर्णांक, 0 को शून्य पूर्णांक बोलते हैं। शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है, यह उदासीन या न्यूट्रल होता है। अब आते हैं अधनात्मक पूर्णांक पर। अधनात्मक पूर्णांक 0, -1, -2, -3, -4 ये सभी अधनात्मक पूर्णांक हैं। अधनात्मक पूर्णांक का मतलब जो धन नहीं है, जो धनात्मक नहीं है। तो कौन कौन से धनात्मक नहीं है? शून्य पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है। तो कौन कौन से पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है? शून्य पूर्णांक और सभी धनात्मक पूर्णांक। इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी अऋणात्मक पूर्णांक हुए। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 0, 1, 2, 3, 4 यही सब
पूर्ण संख्या थी। तो अऋणात्मक पूर्णांक कुछ और नहीं, ये सभी पूर्ण संख्याएं ही हैं। अशून्य पूर्णांक क्या है? अशून्य पूर्णांक सभी पूर्णांकों में से केवल 0 को हटा दिया गया है, बाकी बचे सभी पूर्णांकों के समूह को, समुच्चय को हम अशून्य पूर्णांक कहते हैं। अब अगली संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P तथा Q पूर्णांक हों और Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी भाषा के Q अक्षर से दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2, इसको P/Q के रूप का लिखा गया है, जहां PQ अर्थात 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2/3, 4/3, 1000/1500, कुछ भी। यहां परिभाषा में लिखा है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। इसका मतलब है हो सकता है वो दिखे ना, जैसे √4/√9 ये दिख नहीं रही हैं, लेकिन √4 की वैल्यू 2 और √9 की वैल्यू 3, तो ये 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि √4/√9 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम जब भी चेक करेंगे परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम उसका सरलीकरण कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वह परिमेय संख्या की परिभाषा को फॉलो कर रही है या नहीं, अनुसरण कर रही है या नहीं। अब इसमें जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक को हम अपान 1 करके लिख सकते हैं, जैसे 2/1, 3/1, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं, -2/3, -4/3, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि -2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, -4 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से स्पष्ट है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों। 1/2 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक नहीं होती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। इसे हम आगे देखेंगे अभी। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। P और Q क्या है? जहां PQ पूर्णांक हो और Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे रूप में ना लिखी जा सके, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, यहाँ √2 में √2 पूर्णांक नहीं है, जबकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में PQ दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका सरलीकरण भी करने पर कोई भी पूर्णांक नहीं मिलता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण सदैव अशांत अनावर्ती होता है, इसे भी हम आगे देखेंगे। वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के संघ को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ संघ का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल, जितने भी परिमेय संख्याएं पढ़ी वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। 1/2, 3/4, -1/2, इसी तरीके से √2, √3। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरीके से ई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी पूर्णांक, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? दूसरा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं?
दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो बता दें, इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर है अनंत। तो हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इस डायग्राम से देखते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याओं के अंदर होते हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर होती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं। तो इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं और वास्तविक संख्याएं भी हैं। इसी तरीके से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं और वास्तविक संख्याएं भी हैं। इसी तरीके से हम परिमेय संख्याओं को भी देख सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं के प्रकार। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होती हैं? शांत दशमलव वे दशमलव संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के कुछ अंकों के बाद वे समाप्त हो जाती हैं, उसके स्टेप समाप्त हो जाते हैं। जैसे 1/2 को अगर हम दशमलव रूप में लिखना चाहें तो 2 से 1 को भाग किया तो हमारा भागफल 0.5 आया। यहाँ दशमलव के बाद हमारे डिजिट्स खत्म हो गए हैं, तो ये सब शांत दशमलव हैं। इसी तरीके से अशांत दशमलव, जो दशमलव के बाद कभी समाप्त नहीं होती। जैसे 1/3 को जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसको अशांत दशमलव कहते हैं। अंग्रेजी में शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार की होती हैं, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव कुछ संख्याओं के समूह को बार बार रिपीट करती है। वो एक संख्या भी हो सकती है या ज्यादा संख्या भी हो सकती है। जैसे 1/3 के केस में हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये आवर्ती अशांत दशमलव है। जबकि अनावर्ती अशांत दशमलव का एग्जाम्पल हम देखें 0.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, ये अनावर्ती अशांत दशमलव है क्योंकि इसमें किसी फिक्स संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनावर्ती अशांत दशमलव है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सब का दशमलव रूपांतरण या तो शांत दशमलव होता है या तो आवर्ती अशांत दशमलव होता है। जबकि जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव रूपांतरण हमेशा अनावर्ती अशांत दशमलव होता है। अब कोई भी परिमेय संख्या देख करके हम कैसे पता लगाएं कि यह शांत दशमलव होगा या आवर्ती अशांत दशमलव होगा? तो हम उस परिमेय संख्या को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरलीकरण कर लेंगे, और जब एकदम अपने सरलतम रूप में आ जाएगा तो हम उसके हर का डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड में 2 या फिर 5 का ही गुणनखंड मिले तो वह संख्याएं शांत दशमलव होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 3/5। तो 3/5 यह सरलतम रूप में है, इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। यहां हर डिनोमिनेटर का गुणनखंड 5 है, इसके गुणनखंड में केवल 5 मिला तो इसका दशमलव रूपांतरण शांत होगा। हम चेक भी कर सकते हैं, हम अगर डिवाइड करते हैं देख सकते हैं हम कि यह एक शांत दशमलव को दिखाता है।
तो 3/5 की वैल्यू 0.6 आई। इसी तरीके से हम देख सकते हैं 1/10 इसके हर में 2 और 5 के फैक्टर मिल रहे हैं। इसका दशमलव रूपांतरण 0.1 होता है। यह भी एक शांत दशमलव है। जबकि अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी और नंबर आ गया है, 2, 5 के अतिरिक्त अगर कोई और नंबर आ गया तो उसका दशमलव रूपांतरण अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे 1/3 0.333। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अगर 2, 5 हैं भी और उसके अलावा कोई और नंबर भी आ गया तो भी नहीं होगा। जैसे 1/6 का हम दशमलव रूपांतरण करते हैं, हम देख सकते हैं कि इसका दशमलव रूपांतरण 0.1666 आ रहा है। यहां पर यह अशांत आवर्ती दशमलव है। अब दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं में निरूपण कैसे करेंगे? अगर हमारे पास शांत दशमलव दी हुई है, जैसे 0.5 दिया हुआ है, तो हमें कुछ और नहीं, दशमलव को आखिरी स्थान तक पहुंचाना है। 0.5 में दशमलव के बाद एक डिजिट था तो हमको 10 का मल्टीप्लाई अंश और हर में कर देना है, तो ऊपर 5 और नीचे 10 आ जाएगा। यह परिमेय संख्याओं में रूपांतरण हो गया। हालांकि इसको सरलीकरण भी किया जा सकता है। तो जब भी शांत दशमलव मिले उसमें हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें हम दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव के बाद जितने डिजिट रहेंगे 1 के बाद उतने ही जीरो लिख करके हम उसका अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसका सरलीकरण भी हो सकता है। इसका परिमेय संख्याओं में निरूपण हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई दशमलव अशांत आवर्ती है तो हम उसे कैसे परिमेय संख्याओं में निरूपण करेंगे। जैसे 0.3 पर बार, यहां बार का मतलब है कि 0.333 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी संख्याओं का निरूपण करने के लिए हम 3 जितने संख्याओं में बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको इसका परिमेय संख्याओं का के रूप में हमको 1/3 मिला। हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि यहां पर भी कोई संख्या लिखी हो 1.23 पर बार, यानी कि दशमलव के बाद कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिस पर बार लगा है और कुछ संख्याओं पे बार नहीं लगा है, और दशमलव के पहले भी कुछ संख्याएं हैं। तो ऐसे दशमलव को हम परिमेय संख्याओं के रूप में बदलने के लिए पूरी संख्या बिना दशमलव लगाए लिख लेंगे, फिर उसको माइनस करना है। जितने पर बार नहीं लगा है हम दशमलव को ध्यान में नहीं लेंगे। -12 अपॉन, अब नीचे उतने ही डिजिट का नंबर लिखना है जितना दशमलव के बाद संख्याएं हैं। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसलिए नीचे 2 डिजिट में नंबर लिखना है। और क्या लिखना है? जितने नंबर पर बार लगा है उतने 9 और जितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है उतने 0। यानी कि एक नंबर पे बार लगा था तो एक 9 और एक नंबर पे बार नहीं लगा हुआ था तो एक 0। इस तरीके से अब हम इसका सरलीकरण कर लेंगे तो हमको मिलेगा 111/90। अब यहाँ ये 3 से डिविजिबल है तो आप इसको सरलीकरण भी कर सकते हैं। बाकी ये परिमेय संख्याओं में बदल चुका है। अब देखते हैं सम और विषम संख्याएं। अब ये सब संख्याएं हम पूर्ण संख्याओं में ही बातें करेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्याएं हैं। इसको इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी
विषम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2n के रूप का होता है। यहां पर n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको 4 मिलेगा। देख रहे हैं कि सभी सम संख्याएं ऐसे मिलती चली जाएंगी, हम अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड so on इस तरीके से रखते चले जाएंगे। जबकि विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2n-1 या फिर 2n+1 के रूप का होता है। यहां पर हम n 1 से शुरू करेंगे और यहां पर n की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे तो हमको सारी विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको n की वैल्यू 1 रखने पर 2n-1 हमको 1 देगा, n की वैल्यू 2 रखने पर 2n-1 हमको 3 देगा। इसी तरीके से आगे भी। अब देखते हैं, अगर दो सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है हमें। जैसे 2 + 4 हमको क्या मिला 6, ये भी एक सम संख्या है। लेकिन अगर सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या मिलती है। जैसे 2 + 3 5, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा तो हमको विषम संख्या मिली। अब एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ने पर, ये ऊपर वाला ही केस हुआ, विषम संख्या मिलती है। और दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या मिलती है। जैसे 3 + 5 = 8। 8 एक सम संख्या है, जबकि 3 और 5 दोनों ही विषम संख्याएं थी। अब इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। दो सम संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। जैसे 4 × 6 = 24, ये एक सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा सम मिलता है। एक सम और एक विषम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा सम ही मिलेगा। जैसे 2 × 3 = 6, ये सम संख्या थी, 3 विषम संख्या थी, इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आया जो कि सम संख्या है। विषम संख्या का सम संख्या वही ऊपर वाला ही केस हो गया, इसमें भी सम संख्या मिलेगा, क्योंकि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 का मल्टीप्लाई, वही बात हुई। अगर दो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। जैसे 3 × 5 = 15, यहां 3 और 5 दोनों ही विषम संख्याएं थी, 15 भी एक विषम संख्या है। तो शार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या अगर सम है तो उसका गुणनफल सम मिलेगा, लेकिन अगर दोनों संख्याएं विषम है तो उसका गुणनफल विषम मिलेगा। जबकि योगफल में, एडिशन में, जब दोनों एक ही जैसी की संख्याएं थी, जैसे दोनों सम हो या दोनों विषम हो, तब सम संख्याएं मिलेंगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग तरीके की संख्याओं, यानी एक सम हो एक विषम हो, तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। अब देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न किया जा सके, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक तो सभी संख्या को विभाजित कर देता है और कोई भी संख्या स्वयं से भी विभाजित हो जाती है, इसीलिए इस परिभाषा में एक और स्वयं को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा किसी और संख्या से अगर कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कोई भी 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। जबकि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4
4 को हम देख सकते हैं कि यह 1/4 से तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाता है। इसी तरीके से 6 को भी देख सकते हैं, 2 और 3 से विभाजित होता है। 8 को देख सकते हैं, 4 से भी विभाजित होता है। इसी तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। यहां पर अभाज्य संख्याओं में हम देख सकते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यही एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। एक और नोट करने वाली बात है कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही भाज्य संख्या होती है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब कुछ प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभी अभी हमने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका उत्तर है 3, क्योंकि 2 सम संख्या है। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर है 2। यही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, यही 4 संख्याएं एक अंक की हैं जो कि अभाज्य हैं। तो इसका उत्तर है 4। एक अंक की कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां हम देख सकते थे कि 3, 5, 7 ही विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 2 सम था, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कि एक अंक की कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो क्या है, तो एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या थे, 2, 3, 5, 7, सबको हमको जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 17। तो इसका उत्तर क्या है, 17। अब एक अंक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग है। तो 3, 5, 7 यही विषम अभाज्य संख्याएं थी, हम सबको जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा 15। तो इसका उत्तर है 15। अब हम यहां देखते हैं कुछ कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमने लिख दी हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं, अगर हम पूरा गिनेंगे इसको तो देख सकते हैं कि 25 अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। अब अगला प्रश्न है, 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि 2 अंक 100 के पहले तक ही मिलते हैं, 99 तक, और शुरू कहां से होते हैं, 10 से। तो 100 तक में अभी हमने देखा कि 25 अभाज्य संख्याएं थी और 10 के पहले 4 अभाज्य संख्याएं थी। तो अगर हम 25 में से 4 हटा देते हैं तो बची 21। तो 21 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं। तो इसका उत्तर होगा 21। अब आते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सह अभाज्य संख्याओं की बात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए होता है। तो 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनके बीच एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसलिए एक को छोड़ करके इसकी परिभाषा दी गई है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ मतलब जो सब में है। गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड वो सभी संख्याएं होती हैं जो उसको पूर्णतया विभाजित कर देती हैं। तो ऐसा कोई उनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में
एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से 8 और 9, इनके बीच में भी कोई एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां अभाज्य संख्याओं से कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ये दोनों भाज्य संख्याएं थी, लेकिन ये आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें, म से निकालें, तो हमेशा एक आएगा, क्योंकि इनके बीच में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो इनका एचसीएफ हमेशा एक आएगा। तो हम इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक आ जाए तो वह हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होंगी।